नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। अब हम तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की हेडलाइंस के साथ। कल की तूफानी तेजी के बाद बाजार में आज हल्का दबाव, निफ्टी करीब 200 पॉइंट गिरकर 24,700 के करीब। बैंक निफ्टी में भी 300 पॉइंट की कमजोरी, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़त के साथ कर रहे हैं आउट परफॉर्म। ट्रंप की कम सख्ती से फार्मा शेयरों में आज तेजी, इंडेक्स करीब 2% ऊपर, सन फार्मा करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही और फार्मा भी ऊपर, पूरे सेक्टर पर बुलिश नजरिया आज दिया गया था बिग स्टॉक सेगमेंट में। आईटी शेयरों में आज मुनाफा वसूली, करीब 1.5% फिसला इंडेक्स। साथ ही एनबीएफसी और एफएमसीजी में भी दबाव, वहीं सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी, करीब 1.5% चढ़ा इंडेक्स। आज के दूसरे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट भी पड़े बिल्कुल सटीक। एचएसबीसी की बुलिश रिपोर्ट से आईएफएल फाइनेंस करीब 6% चढ़कर वायदा का बना टॉप गिना। उधर स्विगी और बड़े ब्लॉक इन खुलने से शेयर करीब 6% उठा। वहीं स्पॉटलाइट शेयर आरबीएल बैंक के करीब 3% ऊपर। चलिए, इस शो में वीरूर में रहेंगे आपके साथ, और हमारा साथ देने के लिए मानस जी और राजेश पालवे जी पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही हमारे साथ विकास सालुंके और नीलेश जैन भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो मेहमान होंगे। फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए डीआर चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी होंगे, और टेक्निकल टेक्सचर पर बात करने के लिए हमारा ट्यूसडे रेगुलर यानी कि केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया, उनसे बातचीत होगी। इस मार्केट को कैसे अप्रोच करना है उसको लेकर। मार्केट में मोमेंटम अच्छा है इंडिविजुअल स्टॉक्स में। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, अभी भी काफ़ी मजबूत है। 2.4:1 का एडवांस डिक्लाइन है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा ऑन अ डे व्हेन। थोड़ा इसको रिफ्रेश करते हैं, जब निफ्टी नीचे है, हाँ अब ठीक है, थोड़ा निफ्टी नीचे उस दिन कुछ फ्रेश ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स देखते हैं। एक बार ज़रा आप लेकर आइए कैनरा बैंक सबसे पहले। पीएसयू बैंकों में बहुत शानदार मोमेंटम अब इस समय। कैनरा बैंक डे हाई पर आया। उसके अलावा आप देखिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा कल भी अच्छा चला था, मॉनसून का इम्पैक्ट यहाँ पर। एस्कॉर्ट्स कुबोटा डे हाई पर आया, रैमको सीमेंट्स डे हाई पर आया, पिडिलाइट डे हाई पर आया। सुबह सुबह जो हमने स्टॉक्स पिक किए थे उनमें से एक डॉक्टर रेड्डीज देखिए, अब आप जरा उन टारगेट्स की तरफ बढ़ता हुआ करीब 3-3.5% ऊपर। बीईएल, डीवीज लैब्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स मत देखिए। इंडेक्स देखेंगे तो लगेगा कि मार्केट नीचे है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केट देखेंगे, ब्रेड देखेंगे, तो मार्केट अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कल हम 900 पॉइंट चले हैं निफ्टी में। 900 पॉइंट चलने के बाद 300-350 पॉइंट तक अगर गिर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक तो मामला ठीक ठाक है। बाकी खैर आगे देखते हैं किस तरीके के ट्रेड्स बनेंगे। वीरू जी अनुज, आपने बिल्कुल सही कहा, टर्बुलेंस। लेकिन शायद अगर हम इंडेक्स को देखें तो थोड़ा कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स। बैंक निफ्टी में मतलब बैंकों में पीएसयू बैंक अच्छा करते हुए फार्मा और डिफेंस आज सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट है। चलते हैं अब पैनल से ट्रेड पिक करते हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास सालुंके और नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग टू वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है और इंडेक्स में नो डाउट थोड़ा कंसोलिडेशन और दबाव जरूर देख रहे हैं, बट स्टॉक्स में अगर हम फोकस करें तो पिरामल एंटरप्राइज ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर हमने आज काफी अच्छा बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं, एक कंसोलिडेशन के बाद काउंटर एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया। तो एक फॉलोअप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 1105 के टारगेट के लिए। 1060 के स्टॉप लॉस से पहला टारगेट 1105 का होगा, दूसरा टारगेट 1125 का होगा। पिरामल एंटरप्राइज पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है डिलीवरी। डिलीवरी में भी एक फ्लैग एंड पोल काइंड ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक को 325 तक ले जा सकता है। 307 के स्टॉप लॉस से डिलीवरी इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स। आप चलते हैं विकास सालुंके के पास। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपकी दो ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो, ओवरऑल दोनों भी मेरे बाय साइड में रहेंगे। थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पे इंडेक्स में देखने मिलेगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे अच्छा मूवमेंट है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। 1085 के ऊपर अभी ये फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 1140 1150 के आसपास मुझे लगता है एक अच्छा सा आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। 1060 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग को बाय करना है। डेली फ्रंट पे यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम देखने मिलेगा। दूसरा
दूसरा भी मेरा रहेगा जियो फाइनेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे देख रहा है, और मुझे लगता है ये 200 डीएमए के तरफ अप्रोच करते हुए देखने मिलेगा। तो 290 के टारगेट के लिए यहाँ पे जियो फाइनेंस के लिए होल्ड करके लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा वो अराउंड 258 के आसपास है। तो 258 के स्टॉप लॉस से जियो फाइनेंस को यहाँ पे बाय करना है। 290 के टारगेट मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज याद रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं और उसी समूह के अंतर्गत ये कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे आती है। तो कृपया एक निजी राय जरूर रखें इस ओपिनियन के साथ, इस व्यू के साथ। विकास जी के 2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर। चलते हैं अब मानस के पास। मानस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, कैनरा बैंक पे खरीदारी करनी है। फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे हायर टॉप हायर बॉटम पहले से बन रहे थे, तो 102 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। 108 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है कैनरा बैंक में। और दूसरा जो क्षेत्र फार्मा बहुत ही बढ़िया लग रहा है, उसमें डॉक्टर रेड्डीज पे, क्योंकि स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। आई थिंक यहाँ पर भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 1214 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1275 1275 के टारगेट। ओके, चलिए अब पालवे जी बताइए आपकी 2 ट्रेड्स। अनुज जी, पहला स्टॉक एस्कॉर्ट कुबोटा यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, और जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को कंफर्टेबली क्रॉस किया है। एस्कॉर्ट पे बाय करने की सलाह है। 3580 3600 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3470। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो पीएसयू बैंकिंग बास्केट से, और उसमें हमें लगता है बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। ये स्टॉक कंफर्टेबली अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, और ये अपने प्रीवियस हाई को अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बैंक ऑफ इंडिया में अपसाइड 118 120 की तरफ आते हुए दिख सकती है। डाउन साइड में 112 के आसपास स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। ओके, चलिए ट्रेड्स सारी पूरी हुई इस समय की। निफ्टी एक बार जरा लेकर आइए 24,685 पर अब इस समय। आज का लो 24,675, तो मतलब अब हम आज के लो के काफ़ी करीब हैं। अभी भी उस 500 से 600 के जोन के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस अब निफ्टी में बढ़ रही है, और उसका नंबर 1 कारण है इन्फोसिस। कल का टॉप कंट्रीब्यूटर, आज एकदम उसके उलट डेलो पर आया इन्फोसिस। अच्छा, यूपीएल लेकर आइए एक बजरा। यूपीएल 5% नीचे आज आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आई थिंक वो जो अर्निंग्स कॉल थी वो शायद मार्केट को थोड़ी कम पसंद आई। ना सिर्फ यूपीएल बल्कि एसआरएफ, यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ गिरावट थोड़ी सी। उसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग है, चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट पे बात करें। बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंक्स में आज बहुत शानदार मोमेंट है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी आप शायद इंट्राडे में मौके ढूंढें तो देवेंद्र चौक से जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि इस समय मार्केट में क्या करना है। देवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। और अब मार्केट के लिए एक तरीके से देखा जाए तो जो रीसेंट एटलीस्ट फैक्टर्स रहे हैं वो सारे फेवरेबल हो चुके हैं। वो ट्रेड डील की टेंशन ख़त्म हो चुकी है, वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो थी वो उस पर सीज़ फायर लग चुका है। अर्निंग्स भी उतनी ख़राब इस क्वार्टर में नहीं है शायद जितनी पिछले क्वार्टर में थी, लेकिन निफ्टी भी अब 23,800 से बढ़ के करीब 24,800 तक आ चुका है। अब ऐसे में आपका नज़रिया क्या रहेगा मार्केट पर? सर गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक एक नियर टर्म के माध्यम से देखें तो जो कल ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का निफ्टी में जंप आया, 3,000 पॉइंट का सेंसेक्स में जो कल एक ऑलमोस्ट जंप आया, आई थिंक वो एक शार्प जंप था। मे बी आई थिंक बिकॉज ऑफ द इवेंट अनफोल्डेड ऑन द वीकेंड, लास्ट वीकेंड। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये जो करेक्शंस मार्केट के अंदर जो थोड़ा बहुत आज दिख रहा है, वो करेक्शन मेरे ख्याल से थोड़ा वाजिबी भी है, जरूरी भी है, क्योंकि ये जो शार्प जंप है इसको एक थोड़ा डाइजेस्ट होना पड़ेगा। प्योरली टेक्निकल है। आई थिंक कल जो कंट्रीब्यूटर्स रहे मार्केट के अंदर, ज्यादातर आईटी कंपनीज के कंट्रीब्यूशन रहा था, तो उसके हिसाब से इंडेक्स से कुछ मिला। Reliance, of course, I think has been driving the market with a good amount of push in last many weeks. So all this put together, मेरा ऐसा मानना है कि overall environment conducive है, direction also conducive है। Maybe थोड़ा price corrections market के अंदर आता है जो वाजिबी है, उसके साथ में माइंड में market opportunity बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। And you alluded by saying the quarter 4 results,
Actually, I think Q4 results are far better than previous 3 quarters, जो एक वैलिडेट करता है हमारे व्यू पॉइंट को कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर है, उसके अंदर 2-3 फैक्टर एक ज्यादातर एक्ट करेंगे। एक डिमांड सिचुएशन रिमेन्स आई थिंक एब्सोल्युटली अपबीट एंड buoyant in the economy. So certainly, I think that is going to drive the corporate earnings from the growth perspective. At the same time, cost factor also remains under control. और मैं तो समझता हूँ कि इनपुट कॉस्ट काफी हद तक मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर रिस्पेक्टिव बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल से इनपुट कॉस्ट कम रहेगी 25-26 में से। दोनों चीज के माध्यम से देखें तो 25-26 के क्वार्टर सिग्निफिकेंटली आई थिंक सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स के अंदर सिग्निफिकेंट ग्रोथ आने की एक अच्छी उम्मीद बनती है। तो वी विल कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक एंड डिस्टिंक्टली पॉजिटिव अबाउट द डायरेक्शन गोइंग फॉरवर्ड। ओके देवेन जी, एक सेक्टर जहां हमने सबसे ज़्यादा पेन देखा था वो था आईटी। खास तौर से वो यूएस में रिसेशन के रिस्क को लेकर हमने एक ऑलमोस्ट बेयर मार्केट देखी थी आईटी में। ऑलमोस्ट क्या बेयर मार्केट का सिचुएशन आ गई थी। वो इंडेक्स 46,000 से करेक्ट होकर 31,000 तक पहुंच गया था। अब हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी रिकवरी देखी है, लेकिन यहाँ पर अब आपका क्या व्यू है फंडामेंटली? तो प्राइस वाइज करेक्शंस हो चुका है, ऐसा मैं मानता हूँ मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज के अंदर। वैल्यूएशन वाइज काफी हद तक आई थिंक प्राइस पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। तो आई थिंक दैट इज डेफिनेटली अ गो टू फैक्टर एज फार एज आई थिंक बिल्डिंग द पोर्टफोलियो इज कंसर्न। सो ये पॉजिटिव गिना जाना चाहिए। इम्पोर्टेंटली जो यूएस का जो डील स्ट्राइक हो रहा है चाइना के साथ में और दूसरी अदर कंट्रीज के साथ में, तो वहाँ पे जो अनसर्टेनिटी का जो फैक्टर बना था कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, वो टू ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक वहाँ पे क्लैरिटी इमर्ज होकर आ रही है। Maybe in subsequent quarters we will see the companies after companies putting across more amount of money for building the infrastructure, for building the manufacturing base in US है। वहाँ पे I think Indian IT companies की definitely once again there is going to be demanded solution from Indian IT companies। So मैं ऐसा मानता हूँ कि overall positive गिना जाना चाहिए। क्लियर सर्टेनिटी में इंजीनियरिंग R&D फर्म्स के अंदर ज्यादा है एज ऑफ नाउ एज अगेंस्ट आई थिंक द टॉप टियर आईटी कंपनीज। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि इंजीनियरिंग R&D फर्म्स के अंदर वैल्यूएशन के तरीके से देखें तो शायद कंपनियां ऑलरेडी प्राइस्ड हो चुकी है। मे बी इन करेक्शंस और द प्राइस करेक्शंस थोड़ा बहुत आता है तो उसके अंदर सम ऑफ दिस कंपनीज में बिकम रियली इंटरेस्टिंग टू बाय टू द पोर्टफोलियो। ओके, आईटी पर आपका व्यू है यहाँ पर इस वक्त। ये देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। थोड़ा ऑटो में बाइंग फिर से इमर्ज हो रही है। लुक एट मारुति, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स में स्ट्रॉन्ग पुल बैक था यूके एफटीए के बाद। एमएनएम के पास लीडरशिप काफ़ी थी पहले से ही। ऑटो में कुछ पिक किया देवेंद्र जी आपने यहाँ पर हाल फिलहाल में पोस्ट नंबर्स? तो अगेन आई थिंक कि ज्यादातर ऑटो के अंदर भी पर्टिकुलर आपने टाटा मोटर का नाम दिया, प्राइस करेक्शन हो चुका है। जेएलआर की क्लैरिटी जो पहले नहीं थी वो क्लैरिटी इमर्ज होकर आ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो दे आर डेफिनेटली आई थिंक द न्यू थिंग व्हिच इज ड्राइविंग मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल जो वीक और अलार्मिंग सिचुएशन रहे पिछले क्वार्टर्स के अंदर इन सर्टेन पॉकेट्स, मैं ऐसा समझता हूँ कि टू ग्रेटर एक्सटेंट यहाँ पे ये क्लियर हो चुके हैं, पर्टिकुलरली फॉर कंपनी लाइक टाटा मोटर। पैसेंजर व्हीकल का भी मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक एज अ वे फॉरवर्ड दे आर रिलेटिवली मच बेटर प्लेस इंक्लूडिंग कमर्शियल व्हीकल्स। सो आई थिंक द डाउनसाइड रिस्क रिमेंस लिमिटेड। मे बी एक बार अर्निंग कॉल हो जाता है उसके बाद में एक वे फॉरवर्ड क्लैरिटी मिल जाती है, तो दैट वुड बी आई थिंक गिविंग मोर कॉन्फिडेंस टू बाय इनटू द पोर्टफोलियो। अच्छा देवेंद्र जी, ये बीएससी के नंबर्स आपने देखे होंगे। ये बीएससी आज भी 4.25% ऊपर, ऑल टाइम हाई। मतलब क्या गजब की परफॉर्मेंस रही इसकी, ऑल टाइम हाई आज अभी। एक्सचेंजेस में बीएससी का आपका व्यू क्या है, या फिर इस पूरी कैपिटल मार्केट थीम में आप लोगों ने अभी भी क्या होल्ड किया हुआ है, या फिर कुछ ऐसी ओपिनियंस जो क्लाइंट्स के साथ शेयर की हो आपने? तो जो मार्केट इंटरमीडियरीज है, पर्टिकुलरली स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस है, डिपॉजिटरी का कारोबार है, कस्टोडियन का जो बिजनेस है, ये जो अलग अलग बिजनेसेस की डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ती जा रही है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर राइजिंग इन ईच ऑफ दिस बिजनेसेस। और एक्सचेंज बिजनेस इन पर्टिकुलर, इट्स नॉट एन इजी बिजनेस टू सेट अप। एट द सेम टाइम इट इज ड्रिवन मोर विद द टेक्नोलॉजी। मार्केट शेयर एक बार कॉर्नर होना चालू हो जाता है तो दैट मींस आई थिंक यू कैन ड्राइव द बिजनेस फास्टर विद द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एटसेट्रा, जो बीएससी के अंदर हम देख रहे हैं।
मे बी करंटली मार्केट के अंदर जो बाइंग पावर है is also because of the fact that I think some of the large investors are basically betting onto this particular company even though at a higher valuation, क्योंकि दूसरे comparable available नहीं है. NSE in particular is not listed at this point of time. तो मेरे हिसाब से that is powering BSE stock at this point of time. Fundamentals remain positive as far as I think the exchange business is concerned, largely because of a couple of factors. So currently, equity as an asset class is particularly driving the larger amount of volume growth, larger amount of participation in the market from the investors, and ये process चालू रहने वाला है. At the same time, other asset classes like debt asset class also, I think, is likely to probably give the exchange business larger thrust. तो मैं ऐसा समझता हूँ potential is on higher side and the performance at the current level also remains, I think, quite conducive. So that is why this price particular valuation is also, I think, relatively high though. But this is where this price movement is at this point of time. ऑल राइट, चलिए ये हो गई बात BSE पर. देवेंद्र जी, एक और व्यू मुझे आपसे लेना था अब मेटल्स पर. क्या मेटल्स में अब, क्योंकि ये चाइना US डील हुई, आज प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि टाटा स्टील और हिंडाल्को के थोड़ा सा नंबर्स पर मार्केट डिसअपॉइंटेड लग रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर मौके ढूंढे जाएं एक और कुछ नहीं तो एक ट्रेडिंग प्ले के लिए? So I think overall ferrous non-ferrous दोनों में अनुज I think opportunity अच्छी बनती है. एक तरफ आपके input cost कम होते जा रही है because of the mixture of other energy sources, renewable energy sources into the input for the energy price. So to a greater extent, I think most of these companies are also predominantly putting larger efforts in building the captive renewable portfolio. As a result of which, I think energy cost eventually, I think on a per ton basis is coming down, and it will come down in next 5 years significantly. So that is a positive way forward for metal. दूसरी तरफ डिमांड सिनेरियो इज रिमेनिंग एब्सोल्युटली अपबीट. इन पर्टिकुलर कॉपर का जो डिमांड सिनेरियो है वो बहुत कन्विंसिंग है ये समय के अंदर, और हम समझते हैं कि अगले 5 साल के अंदर ये ग्रोथ आगे बढ़ के अच्छा होने वाला है. सो वेदर इट इज अ वेदांता कॉपर और फॉर दैट मैटर हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर, I think each of these particular companies are remaining in a very, very strong format at this point of time. Because of the demand scenario remaining upbeat and because of the cost factor remaining under control, margin as well as growth in the business, both are taken care of. मेरा ऐसा समझना है कि I think that's a very good formula for probably buying some of the metal commodity stocks. Downside risk remains unlimited at this point of time. Maybe upside, I think, with the momentum could be much stronger going forward. So थोड़ा एक contra view 6 महीने का forward basis पे लेके करें तो I think metal as a commodity should remain a positive in your portfolio, ऐसा मेरा मानना है. अच्छा देवेंद्र जी, फाइनली अब एक सवाल पूछूंगा आपसे. यहाँ पे आपने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की स्पेशली अटैकिंग नहीं डिफेंस क्षमता को देखा होगा आपने. मैं डिफेंस क्षमता में जिस तरीके से हमने डिफेंड किया सारे मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, बहुत बात हो रही है. पिछले 4 दिन से चर्चा का विषय यही है. कोई आपने डिफेंस स्टॉक पिक किया है क्या, मिड कैप में, स्मॉल कैप में? आपकी फाइंडिंग कुछ इसके बाद डिफेंस में? BLHL तो सबको मालूम है, लेकिन और कोई स्टॉक? So within I think कोई इमीडिएट नया स्टॉक्स की जगह पे हम लोग जो एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर में जो कॉन्फिडेंस है जिसके अंदर हम इन्वेस्टेड भी है लास्ट 10 साल के ऊपर से, उसमें सोलर इंडस्ट्री डेफिनेटली आई थिंक रिमेंस डेफिनेट श्योर बेट. क्योंकि आई थिंक ये कंपनी ने काफी हद तक सिस्टमेटिकली अपने जो एक्सप्लोसिव का कारोबार है उसके साथ में उन्होंने डिफेंस के इक्विपमेंट और अभी ड्रोन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपना जो पोर्टफोलियो का एक्सपेंशन किया है. तो दिस कंपनी रिमेंस आई थिंक रिलेटिवली मोर श्योर अबाउट द ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड. दूसरा हमारा ऐसा मानना है कि डिफेंस बिजनेस के अंदर अप्रूवल टेक्स लॉन्गर टाइम, और ये कंपनी ने ऑलरेडी पिछले 7 साल के अंदर काफी हद तक अपने अप्रूवल सिक्योर किए हैं. सो टुडे दे आर एंजॉयिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर वेरी रॉ कंपनीज इन डिफेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट मेक्स सेंस टू स्टे विद सम ऑफ द स्ट्रॉन्गर कंपनीज की जिसका कारोबार के अंदर प्रॉफिट परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होना ऑलरेडी चालू हो चुका है. इट विल कंटिन्यू टू ग्रो फर्दर. मे बी सम ऑफ द स्मॉल मिड टियर कंपनीज आई थिंक जो टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ी हुई है उनके लिए आई थिंक थोड़ा समय प्रॉमिसिंग दिख रहा है. But as of now, I think we are studying them. We are not immediately putting our money behind those companies. We feel that I think 1 या 2 साल का एक बार ग्रोथ का प्रोग्राम सेट हो जाता है
तो उसके बाद में those companies would remain relatively more stronger, but they are relatively smaller companies, they are not comparable. तो थोड़ा easily उसको आपका पोर्टफोलियो में आपको ऐड करना पड़ेगा on a systematic basis. चलिए देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और Thank इन you. सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। अब हमारे साथ कीडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील कीड़िया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाज़ार में उनकी क्या रणनीति है। सुशील, गुड मॉर्निंग। कल 1000 पॉइंट की रैली हुई निफ्टी में, अब बताइए मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है यहाँ से, क्या करें निफ्टी में? निफ्टी, बैंक निफ्टी, हो सकता है हम आज आपके साथ करेक्शन डिस्कस करेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको बोल दूं, बहुत लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की जहां पे 50%, 75%, 100% कमाई करने के इरादे से 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम पे बहुत सारे स्टॉक्स में बाइज हैं। तो जो मेगा कैप्स हैं, जो लार्जेस्ट कैप्स हैं, जिनके कारण इंडेक्स का मूवमेंट आता है, उन स्टॉक्स के अंदर हो सकता है यहाँ से करेक्शन डेवलप हो जाए। उस भय में हम उन लार्ज कैप स्टॉक्स को अभी अवॉइड करेंगे, उनको नहीं लेंगे। हैविंग सेड दिस, अब आपके निफ्टी के पॉइंटेड क्वेश्चन का मैं पॉइंटेड आंसर दूं। अनुज, जब 22,000 की निफ्टी पे चारों तरफ डर का माहौल था, तब आपके साथ कीडियोनॉमिक्स ने डिस्कस किया 24,100 तक हम जा रहे हैं, और उसके बाद क्या पता कुछ करेक्शन दे के 25,000 भी हो सकती है निफ्टी, या हो सकता है कि 24,100 से टॉप बन के वापस नए लो पे आ जाएंगे। तो देखिए, जब बेयर मार्केट रैलीज जो आती है ना, उनमें अनसर्टेनिटी का लेवल मच हायर होता है। बुल मार्केट के ट्रेंड्स बड़े लंबे होते हैं, वो एक तरफा ट्रेंड चलता है, और बेयर मार्केट की जो रैलीज आती हैं बड़ी गॉर्जस होती हैं, बुल मार्केट से मच मोर फास्टर होती हैं, पर इनमें बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्लेक्सिबल एटीट्यूड का होके और स्मॉलर पोजीशन साइज लेके चलना पड़ेगा। अहंकार लेके मेरा व्यू, तेरा व्यू, इसका व्यू, ये रॉन्ग हो गया, वो राइट हो गया, वो सब ट्विटर की कहानियां हैं। पर हकीकत ये है कि बेयर मार्केट रैली जितनी स्टुपेंडस, जितनी फास्ट आती है, उतना इसमें फटाफट बदलना भी पड़ता है अपने आप को। तो अगर ये वॉर की अनिश्चितता के बीच में बाजार घट नहीं रहा था और लास्ट के 2-3 दिन में सरपट एकदम से चला गया, और फ्राइडे को वॉर की अनिश्चितता खत्म होने के पहले भी निफ्टी की क्लोजिंग उसकी ओपनिंग से हायर थी, तो इंडिकेशंस पहले थे कि यहां से बवाला आ सकता है। नहीं पकड़ पाए, वो अलग बात है। तो अब अगर ये 25,000 भी हम आ गए, तो कोई यहाँ नई घटना हो गई है और ये नया ऐसा कारण पैदा हो गया जिसके कारण पूरे संसार का मुनाफा बढ़ जाएगा, कंपनियों का मुनाफा बढ़ जाएगा, स्वर्ग आ गया, राम राज्य आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सैटरडे नाइट को ऐसे बवाल मचा दिया, भुज में 2,000 पॉइंट ऊपर है, ऐसा है, वैसा है। तो ये जो क्लाइमैक्टिक बिहेवियर्स हैं, ये मुझे अनकंफर्टेबल बना रहे हैं कि भेड़ चाल में कूद करके कल के कल निफ्टी बढ़ जाएगी, उस ट्रेड को कर ले। हम उसकी जगह पे ग्लेनमार्क को लेंगे कि 75-80% की अप्पो है 6 महीने में, या यहाँ से डी मार्ट जिसकी अपनी बात हुई थी 3500 पे की 7500 तक जाएगा इस साल। एक राउंड हो गया और करेक्शन आ गया, अब वापस डी मार्ट में बाइंग आ गई, तो आप वापस 2,000 रुपये बढ़ने के लिए। अगर आईटी के स्टॉक्स, आपकी मेरी ये जद्दोजहद चल रही थी कि हम बेचेंगे ही नहीं, अब उनमें टेक प्रॉफिट करेंगे, 10-15% वापस नीचा लेने मिल सकता है। तो अगर प्राइवेट बैंक का करेक्शन चलता रहे और डीपर हो जाए और ये बजाज प्लीज ज्यादा गिर जाए, और साथ में अगर हमको लगता है बजाज ऑटो यहाँ से लेके डिलीवरी कोई बैठ जाए, तो इस भाव से भी 75% बढ़ जाएगा। 20,000 का भाव साल भर में हो जाए तो बड़ी बात नहीं लगती है। तो विरोधाभासों का बाजार है। और एक बात और जल्दी से आपको ऐड करूं आपका अगला प्रश्न लेने से पहले, ये विरोधाभास सिर्फ भारत में नहीं है। नैस्डैक की अगर मैंने टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट को निकाल के बहुत डीप उनकी चार्ट्स को स्कैन किया, पैलेंटीर का स्टॉक लगता है डबल टॉप बनाने के बाद 75% गिर जाएगा, और वहीं पे टेस्ला का स्टॉक लगता है 75% बढ़ जाएगा। तो अगर ऊपर वाले को यही मंजूर है इस वक्त कि राम और रहीम की खिचड़ी एक ही हांडी में पकेगी, तेजी मंदी दोनों एक साथ पकेगी वर्ल्ड के हर मार्केट में और हर इंडेक्स में, तो फिर जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही, हमें वैसे ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल, खैर वो तो किसी भी एनवायरनमेंट में जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपने 3-4 लॉन्ग आइडियाज़ दिए। अब अगर आपका व्यू ये है कि ये बेयर मार्केट रैली है और फिजल आउट होगी, इन दैट केस शॉर्टिंग आइडियाज़ भी होने चाहिए फिर आपके पास, वो क्या होंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसका उत्तर देने के पहले मैं 2 आइडियाज और ऐड कर दूं। इस वक्त हमारी टेबल पर हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर में भी लॉन्ग टर्म बाई एंड होल्ड के आइडियाज आ गए, और एक छोटा सा संशोधन करने की जरूरत है। बेयर मार्केट रैली थोड़ा सा स्ट्रांग वर्ड हो गया। जो करेक्शन पिछले साल सितंबर से शुरू हुआ था और जो 22,000 के पास जो बॉटम बना था, वो बॉटम अभी फाइनल नहीं लगता है। अभी तक वो भय बना हुआ कि एक बार और उसका रीटेस्ट हो या
हो सकता है मुझसे थोड़ा नीचे चले जाएं। तो उस वजह से अगर एक ये पेनल्टीमेट राउंड लगता है बिफोर अ फाइनल बॉटम इज डन, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपना फाइनल बॉटम बना चुके होंगे और वो स्टॉक्स हमारी बाइंग की लिस्ट में रोज रोज आ रहे हैं। जैसे डीमार्ट आ गया, आज ग्रेन्यूल्स में हायर बॉटम बन गया। तो शॉर्टिंग की आइडियाज होनी चाहिए अगर सस्टेन्ड बेयर मार्केट हो। ये अगर आखिरी एक राउंड मंदी का बचा हुआ लगता है वर्ल्ड वाइड, तो बहुत ही कॉशियस होकर और बहुत सावधान होकर बहुत ही मेजर्ड तरीके से ही शॉर्टिंग की जाएगी, जो आज इस वक्त नहीं है। जिस तरह का यूफोरिक मूवमेंट कल बाजार में आया, 1-2-3 दिन के बाद बाजार ठंडा पड़ने लग जाए और वापस डाउन ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा, तो मैं बजाज ट्विंस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आज इठला रही है, जिसकी चार्ट ऑल टाइम हाई पे है, इसको अभी के भी शॉर्ट करना है, शॉर्ट बोलना बिल्कुल गुनाह होगा। पर अगर ये 3-4 दिन नीचे बंद आ जाएगी तो इट मे बी एन आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी कि इसको बेचो और ये 50% नीचे घट सकती है। तो वो हम अगले मंगलवार तक आपको पुष्टि करेंगे या बुध बृहस्पतिवार तक वो पैटर्न आएंगे। इस तरह की कल जो सन्नाटेदार मूव के तुरंत बाद, मतलब बेचने की हड़बड़ी करना महामूर्खता है, लेने की हड़बड़ी करना मूर्खता है और बेच देने की हड़बड़ी करना महामूर्खता है। अगर बाजार बेचैन हो गया और हम भी साथ में बेचैन हो जाएंगे तो काम नहीं होगा। हमें तब बेचैन होना चाहिए जब बाजार शांत हो, और जब बाजार बेचैन है हमें शांत होकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, तो ये आपका व्यू। चलिए सुशील जी, आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी इशू है, तो इस कॉन्वर्सेशन को आज हम यहीं रैप करेंगे। थोड़ा फ़ोन पर हैं आज हम। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो को अब समेटेंगे हम। निफ्टी 150 पॉइंट नीचे है, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखा चुका है। उस सेकंड सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है अभी तक। मिड कैप में शानदार तेज़ी है, आज भी 0.5% इंडेक्स ऊपर है और एडवांस डिक्लाइन हाईएस्ट पॉइंट पर है। 3:1 का एडवांस डिक्लाइन। मतलब अगर आप एक बार के लिए निफ्टी को दरकिनार कर दें, मार्केट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली कॉन्टेक्स्ट कल की 950 पॉइंट की निफ्टी की रैली के बाद। इस शो को यहीं समेटेंगे और एक छोटे से ब्रेक के बाद कंचन और श्रेया लेकर आएंगे आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।